डायरेक्शन सेम है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, क्वेश्चन बदल दिया गया। यहां कहता है एक टर्म आता है NDSOM, ये क्या होती है? नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, एक प्रकार का ये प्लेटफॉर्म है जिसको हमारे इंडिया में आरबीआई ने बनाया है। तो NDSOM एक प्रकार का ऑन बाय आरबीआई एंड इज ऑपरेटेड बाय CCIL ऑन बिहाफ ऑफ द आरबीआई। NDSOM एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है, ऑर्डर ड्राइव ट्रेडिंग सिस्टम है फॉर डीलिंग इन, यानी कि बताइए मुझे हम क्या डील करते हैं जिसमें हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। नंबर 1 फिएट मनी, नंबर 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नंबर 3 फॉरेक्स रिजर्व, या नंबर 4 डी काउंटर पार्टी परचेस। यानी आपको बताना है कि नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम जो कि जिसको बनाया आरबीआई ने, हम इसका यूज़ कौन सी सिक्योरिटी के लिए करते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखना है कि हम जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ट्रेड करते हैं तो उसका जो ट्रेड होता है वो इसी पोर्टल के द्वारा मैच किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर। अगला, इंडिया में जो कोर कमेटी है अपॉइंट किया है एट द बिहेस्ट, मतलब किनके ऑर्डर कहने पर? आरबीआई के ऑर्डर कहने पर, ऑफ इंडिया, सेटिंग अप CCIL, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने पर CCIL को स्टॉप किया गया और आइडेंटिफाई किया गया सम कोर प्रमोटर फॉर CCIL। ना आपको बताना है कि टोटल हाउ मेनी कोर प्रमोटर वर आइडेंटिफाई फॉर CCIL, यानी आपको ये बताना है कि CCIL में टोटल कितने कोर प्रमोटर हैं, 5, 6, 8 और 9। एवरीवन नीड टू बी आंसर। आपको ये बताना है कि हाउ मेनी कोर प्रमोटर कितने हैं CCIL में। तो गाइज याद रखिएगा टोटल 6 प्रमोटर हैं। ये जरा उनके नाम देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें प्रमोट किया, पैसा लगाया। IDBI बैंक ने प्रमोट किया, पैसा। ICICI बैंक, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा या HDFC बैंक, यानी वो 6 ये कंपनी हैं, ये वो 6 वो बैंक हैं या PSUs कंपनी है जिन्होंने इंडिया में जो आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ सेटलमेंट है इंडिया, उसको बनाया। चलिए अगला, नाउ नेक्स्ट वन, consider the following passage and answer the question that follow. Recently, the government announced that 9 special Vostro account had been opened with 2 Indian bank following permission from the RBI to facilitate rupee trade in aftermath of US and European sanction against Russia. ठीक है। Now there are अदर 2 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अकाउंट जिसको कहते हैं नोस्टो एंड लोरो अकाउंट। यानी एक आपका क्या हो गया, एक प्रकार का कह रहा है कि स्पेशल वोस्टो अकाउंट जो हमने अनुमति मांगी क्योंकि रसिया पर अमेरिका ने और यूरोपियन नेशन ने सेंक्शन लगा दिया तो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द करंट अकाउंट इज मेंटेन बाय वन डोमेस्टिक बैंक ऑफ ए कंट्री फॉर अनदर डोमेस्टिक बैंक in the form of third party account is called Loro account, Vostro account, Nostro account या स्पेशल रुपी अकाउंट। बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से, एवरीवन नीड टू बी आंसर। ओके तो देखिए बहुत सिंपल सा है, यहां कह रहा है थर्ड पार्टी अकाउंट, मतलब हम लोगों ने पहले से पढ़ा है कि अगर SBI ने ओपन किया फॉरेन के किसी बैंक में दैट इज कॉल्ड नोस्टो अकाउंट, और अगर उसने हमारे यहाँ किया तो वोस्टो अकाउंट, और अगर थर्ड पार्टी है तो क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड लोरो अकाउंट। चलिए
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एवर पैसेज एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला, नोस्टो अकाउंट आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी. दूसरा, द वोस्टो अकाउंट आर डिनोमिनेटेड इन होम करेंसी. ठीक है. लोरो इज एन इटालियन वर्ड विच मीन्स आवर. 1 and 2, only 2, none of the above statement are correct, या 1, 2 and 3 तीनों ही सही है. देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ओपन किया HSBC में. इसे क्या नाम दिया हमने? नोस्टो. तो हमने ये अकाउंट ओपन किस करेंसी में कराया होगा? फॉरेन करेंसी में. अब उन्होंने मेरे यहाँ ओपन कराया तो किस करेंसी में कराया होगा? होम करेंसी में. यानी दिस इज कॉल्ड वोस्टो अकाउंट, है ना. दिस इज कॉल्ड वोस्टो अकाउंट. ठीक है. और तीसरा कहता है लोरो. तो लोरो मतलब ही होता, हमने पीछे भी देखा तीसरा. तो यहाँ पर हमारे 1, 2 and 3 तीनों ही सही है. चलिए अगला. अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, if the money debit from the customer bank account on an UPI payment does not reverse back to the bank account within the specified time period due to failed transaction, then the bank is liable to pay a penalty of rupees what? 100 rupees, 50 rupees per day, 50 rupees या 100 rupees per day. यानी कि ज़रा सोचिए, मैंने कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन किया और मेरे अकाउंट से पैसा कट गया. ठीक है. मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया और अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो रिवर्स होना चाहिए. तो रिवर्स अगर नहीं होगा तो उस केस में याद रखिएगा जो पेनाल्टी है वो पेनाल्टी है 100 रुपये पर डे के हिसाब से. बेसिकली रूल क्या होता है, अगर T+5 यानी कि अगर ट्रांजेक्शन +5 डेज हो गए तो उस केस में आपको डेली के हिसाब से देना होगा 100 रुपये पेनाल्टी टू द कस्टमर्स को. ठीक है. अगला. ठीक है. इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जारी किया सर्कुलर और कहा दिस इज कॉल्ड टैट. जैसे मैंने बोला ना T+5 इज कॉल्ड टैट, यानी आपको टैट में परफॉर्म करना है. ठीक है. और अगर टैट के बाद तो आपको कंपनसेशन दे देना है. तो एज पर सर्कुलर, इफ द मनी डेबिट फ्रॉम कस्टमर बैंक अकाउंट डज नॉट रिवर्स back to the account within the specified time period due to a failed transaction, then the bank is liable to pay a penalty of rupees 100 per day to the customer. ठीक है. Now, consider the following passage and answer the question. The past few years have been nothing less than dramatic for the fintech sector in India. Its growth एक्सलरेट ड्यूरिंग पैंडेमिक, बिल्कुल सही बात है. विद द नंबर क्रॉसिंग 7500 फिनटेक स्टार्टअप ड्यूरिंग 2014 to mid 2022, the sector received more than $30 million in funding. The main force driving this acceleration of the sector has been product innovation. जितना प्रोडक्ट इनोवेशन होगा उतना ग्रोथ होगा. In customer acquisition, underwriting, pricing and collection, and customer service. So technology has gone from being an enabler to a business driver for the sector. Now, considering fintech in India, which among the following terms are related to fintech startup? यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा fintech startup है एक प्रकार का. fintech sandbox, अंबर बॉक्स या ग्रीन बॉक्स या विच इज कॉल्ड STB बॉक्स. क्या होगा आंसर बताइए जल्दी से. तो यहां पर जो आंसर है, जो स्टार्टअप है उसका नाम है फिनटेक. क्या नाम है? फिनटेक सैंडबॉक्स. चलिए. तुषार हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस एंड ही हैज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट. यानी उसने एक बिजनेस अडॉप्ट किया
और उसमें उसने फॉलो किया इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग। कहता है अरेंज द स्टेप ऑफ इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे जैसे हम चीज़ पे काम करते हैं। मॉनिटर द IRM प्रोसेस, मॉनिटर द IRM प्रोसेस एंड कंटिन्यू रिव्यू द आउटकम। दूसरा कहता है आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट ऑल रिस्क। तीसरा कहता है एस्टेब्लिश एंड डॉक्यूमेंट ऑल द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन रिस्क मिटिगेशन। 4 कहता है डेवलप द नेसेसरी गाइडलाइन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको ढूंढना है कि अगर मेरी कंपनी में हम फॉलो कर रहे हैं इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट, तो सबसे पहले किसको पिक करें। आप देखिए सबसे पहले किसको पिक करें, तो जो सबसे पहले पिक करेंगे विच इज कॉल आपका C नंबर, यानी क्या ऑर्डर होगा, जरा ध्यान से देखिए। C कहता है सबसे पहले तीसरा, उसके बाद कहता है 4, उसके बाद कहता है 2, उसके बाद कहता है 1। आइए जरा देखें 3 क्या है, एस्टेब्लिश्ड एंड डॉक्यूमेंट ऑल द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्वमेंट इन रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्रॉपर चैनलाइज बनाएंगे। उसके बाद 4th नंबर कहता है डेवलप द नेसेसरी गाइडलाइन फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, उस पर काम करेंगे। उसके बाद कहता है नाउ अब हम करेंगे एवेलुएट कि क्या क्या रिस्क हो सकता है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मॉनिटर, और लास्ट में आपने किया मॉनिटर द IRM। दैट मीन्स सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किया कि इनकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की रिस्क मैनेजमेंट को लेकर। फिर मैंने क्या किया, उसे हमने आइडेंटिफाई किया कि रिस्क हो क्या सकता है, एंड द लास्ट में हमने उसको मॉनिटर किया। यानी ये है पूरा आपका इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्लियरली एस्टेब्लिश एंड डॉक्यूमेंट ऑल द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन रिस्क मिटिगेशन। फिर गाइडलाइन तैयार करना, फिर आइडेंटिफाई करना और इवेलुएट करना ऑल रिस्क को, उसके बाद करना मॉनिटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। सबसे पहले नंबर 1 क्या करना, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना, उसके बाद पॉलिसी बनाना, उसके बाद रिस्क को ध्यान देना, एंड 4th में आपका क्या करना, मॉनिटर करना। यानी अगर आपने ये फॉलो किया, इसे ही हम लोग कहते हैं इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट एन IRM प्रोसेस। ठीक है, चलिए गाइस मैं सभी लोगों को लगातार कह रहा हूँ, क्यों मैं लगातार कह रहा हूँ कि हम लोग डेली यहाँ कर रहे हैं प्रैक्टिस। पर प्रैक्टिस के पहले जो मैं आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दिस। डेली आपका रिवीजन हो रहा है अजय सर के द्वारा 7 PM पर, डेली मैं रिवीजन करा रहा हूँ 8 PM पर, डेली रिवीजन करा रहे हैं ABFM हमारे प्रद्युमन सर 9 PM पर, एंड डेली आपको करा रहे हैं हमारे शिवम सर मॉर्निंग 7:30 PM पर। तो कोई मिला के आपके 4 पर लगातार रिवीजन हो रहे हैं मॉडल वाइज यूनिट वाइज। तो देर मत करिए, आपको मैं रिकमेंड करूंगा 2 प्लान लेने के लिए। या तो आप रिवीजन के लिए ये प्लान लीजिए, इसमें भी ऑलरेडी टेस्ट इंक्लूड है, और या तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑल इन वन बैच में। ऑल इन वन बैच में मैं आपको दिखाता हूं कि प्लान ये क्यों बहुत बेहतर है। आप विजिट करें olibor.in की साइट पर। यहां पर आपको मैं दिखाने वाला हूं कंपेयर दोनों में क्या डिफरेंस है। एक मिनट, ओलीबोर्ड हमारा ओपन हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए, आज बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा। हमने क्या किया, जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 2 प्लान। एक जो मैंने आपको दिखाया क्रैश कोर्स, देखिए जो क्रैश कोर्स है ना, यहाँ आपको मिलेंगे सारे टॉपिक का रिवीजन और मॉक टेस्ट। जो दूसरा आपका इसमें क्रैश कोर्स भी है, और साथ में जो सारे मेंबर कराएंगे आपको न्यूमेरिकल
और केस स्टडी वो भी इंक्लूड है और साथ में टेस्ट भी है। तो आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, या तो आप CIB का ऑल इन वन बैच इनरोल करें जिसमें ऑलरेडी क्रैश कोर्स आ जाएगा, और अगर आपको लगता है कि बस आपको रिवीजन करना है तो आप ये प्लान चूज कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ एक पेपर नहीं निकला है कोई भी, चाहे ABM या ABF कोई भी, तो उस केस में आपको उस पेपर का जो ऑल इन वन बैच लाइक दिस वन CIB BFM ऑल इन वन बैच, इसमें सब कुछ कंटेंट आपका है, BFM से रिलेटेड सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, सारे क्वेश्चन नोट्स यहाँ अवेलेबल होंगे, टेस्ट आप दे सकते हैं, एवरीथिंग। तो आप सपोज किस प्लान में लेना है आपको, सपोज आप गए CIB का ऑल इन वन बैच में, क्लिक करें और यहां पर आपको दिखिए सारी फैसिलिटी, एनरोल नाउ पे जाइए और प्राइस ज़्यादा नहीं है, ग्रेट एग्जाम फेस्ट अभी चल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे ये पूछेगा आपसे, और इसकी वैलिडिटी है 15 अगस्त तक, यानी कि जब तक आपके CIB के सारे एग्जाम नहीं हो जाते हैं। हैवी कूपन गेट पूछेगा, वहाँ डालिए और देखिए, जरा सोच, ओनली 3000 रुपीज़ में आपको सारा रिवीजन मिल गया, प्लस सारे मेंबर जो आपको कराएंगे एक एक MCQ यूनिट वाइज वो सारा मिल गया, और सारे टेस्ट मिल गए। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये कंप्लीट बैच। प्लस अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको रिवीजन चाहिए लास्ट मोमेंट पर, या आपको और सारे MCQ देने हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कौन सा, विच इज कॉल्ड CIB का सुपर एलीट प्लान। ये सारा एक्सेस आपको दे देगा। तो आई होप आज के क्वेश्चन आपने एक बात तो समझ में लिया होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आज किया है प्रैक्टिस, एंड सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से अपने आप को इनरोल करें और डेली मेरे साथ जुड़े रात 8 बजे। सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और डेली मेरे साथ जुड़िए 8 PM पर पेड कोर्स में, जहां हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, वो भी मॉडल सी का।